काम करता था, और अब उन्होंने भारत में भी करने शुरू कर। मोरल नीचे होगा, तो ये चैलेंजेस तो होते हैं। तो 33 साल तो डायरेक्ट मिलिट्री रूल रहा यहाँ पे, और 33 साल मिलिट्री ने हुकूमत की इस मुल्क पे, और जो बाकी कुछ साल बचे उनमें बज़ाहिर सिविलियन गवर्नमेंट्स थी, लेकिन उनको हुकूमत नहीं करने दी गई। तो ये हमारा बहुत बड़ा अलमिया है। अच्छा, अब जब मुल्क वजूद में आया तो उस वक्त हमने जो एक ब्रिटिश मिलिट्री ट्रेडिशंस थी उनको हमने इनहेरिट किया, और वो बड़ी स्ट्रांग थी, और एक इंटीग्रेटेड एक फोर्स थी, स्ट्रांग फोर्स थी, और तकरीबन 33% जो यूनाइटेड इंडिया की फौज थी वो पाकिस्तान के हिस्से में आई। इसके बरक्स जो बाकी सारे रिसोर्सेज थे वो कुछ 17% के करीब थे जो पाकिस्तान को मिले। अच्छा, जो हमारी लीडरशिप थी, पॉलिटिकल लीडरशिप, वो बहुत कमजोर थी। उसमें बहुत से ऐसे लोग थे जो अपने जाती मफाद की खातिर मुस्लिम लीग में शामिल हो गए, और उसके बाद वो इक़्तिदार में आ गए, और हमारी जो टॉप पॉलिटिकल लीडरशिप थी वो बस रिसोर्सेज बांटने में लग गई। लेकिन दूसरी तरफ जो हमारी फौज थी, हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट थी, वो बहुत स्ट्रांग थी, एक बाकायदा इदारा मौजूद था। तो आप ये देखिए कि जो साजिशें थी ना वो शुरू हो गई थी पाकिस्तान बनने के फौरन बाद। जिन्ना की जो मौत थी वो बड़े पुरअसरार हालात में हुई। इसी तरह लियाकत अली खान जो पहले वजीर आजम थे वो भी बहुत ही मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस में फौत हुए, और जिस शख्स ने उनको कत्ल किया उसको मौके पे मार दिया गया, और जिसने मारा वो पुलिस का एसपी था। और उस करूंगी भारत की, और आपको मैं बताऊं कि जी भारतीय फौज यानी भारतीय सेना जो एंट्रेंस पॉइंट है गुफा का, उसे ही सुरक्षा बलों ने धमाके से उड़ा दिया और 2 आतंकी ढेर कर दिए। जम्मू कश्मीर का उधमपुर इलाका देखिए, घना जंगल का इलाका, यहां गुफा में छिपे बैठे थे। इंडियन फौज चाहे तो दुनिया की तारीख का पासा पलट सकती है। उनके पास वो वेपन्स मौजूद हैं, रिसोर्सेज मौजूद हैं। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने गुज़िश्ता हफ्ते पॉडकास्ट इंटरव्यू में पाकिस्तान को दहशतगर्दी का जिम्मेदार करार दिया। सुरक्षा बलों पर गोली चलाने की कोशिश कर रहे हैं, और आखिर में सुरक्षा बलों ने इनके अंजाम तक इनको आखिरकार पहुंचा ही दिया। मुनीरे की मंजिल ठुक चुकी है। मोहम्मद देख लें, लश्कर तैयबा देख लें, मतलब पाकिस्तानियों को शायद आप कन्विंस कर सकते हैं, लेकिन इंटरनेशनल कम्युनिटी जो साउथ एशिया को वॉच करते हैं लोग, अमेरिका में, यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में, वो आपको यही बताएंगे कि जी स्टेट हैज बीन यूजिंग दीज एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स। एक तरफ सरहदों पर जाहिर टेंशन बढ़ रही है, दूसरी तरफ अंदरूनी मुखालिफत उरूज पर है। और सऊदी अरब के साथ जो इन्होंने दिफाई मुआहिदा किया था, जो मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूं, वो वड़वड़ा चुका है, और उसको वड़वड़ाया और किसी और ने नहीं बढ़ाया। उसको जो खड़काया है वो अमेरिका ने जाके खड़काया। हम अपने खून से गलतियां धो रहे हैं, तो सर क्या ये मुनासिब ना होगा कि हमारी पार्लियामेंट जो है वो एक कमेटी बना दे, वो इन चीजों को इन्वेस्टिगेट करे, भले सजा ना दे किसी को, डिटरमिन तो करे कि गलतियां किसकी थी, किस लेवल की थी, किसने क्या गलती की। नीरे की मंजिल ठुक चुकी है अजीज अरमान। मैंने आपको बताया था, मैंने बड़े वाज़े तरीके से आपको बताया था कि ये सऊदी अरब में मारा मारा फिर रहा है कि कोई भी शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ना सही, उनके छोटे भाई शहजादा खालिद बिन सलमान से मुलाकात कर ले, या सऊदी रॉयल फैमिली का कोई भी बंदा, चाहे वो रियाद का गवर्नर है, मदीना का गवर्नर है, वो मुलाकात कर ले। ये मारा मारा वहां फिरा, किसी ने मुलाकात नहीं की। उन्होंने कहा जा तू मोहम्मद बिन जैद की गोदी के अंदर जाके बैठ। मोहम्मद बिन जैद ने भी इसको आगे लगाया हुआ है। जो जावेद हाशमी साहब ने बात की है, और उधर शहबाज शरीफ बात करता है कि मजबूरी है हमारी, हमें कर्जे लेने होते हैं, लोगों की सुननी होती है। तो इजराइल के अंदर कोर ऑफ इंजीनियर के माइन स्वीपिंग के लिए अगर भेजे हुए इन्होंने कोर ऑफ इंजीनियर के सिपाही जो वहां पे मारे जा रहे हैं हमास के आगे, उनकी माइंस के आगे, तो वो किसके कहने? थोड़ा सा अपने आप को देखना चाहिए, एक इंट्रोस्पेक्शन करनी चाहिए, कुछ सोल सर्चिंग करनी चाहिए कि यार हमारा क्या किरदार रहा है राइट फ्रॉम द इंसेप्शन ऑफ द स्टेट ओवर द ईयर्स। तो मेरा ख्याल है थोड़ा सा हमें अपने किरदार को और अपने रवैये को भी तब्दील करने की जरूरत है यहाँ पे। जी अच्छा चीमा साहब, आपने कहा कि जो राइट विंग एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स थे वो स्टेट को मैनिपुलेट करते रहे,
मैनी पीपल वुड आर्ग्यू इट इज द अदर वे अराउंड, कि स्टेट जो है वो उनको यूज करती रही, मैनिपुलेट करती रही। जैशे मोहम्मद देख लें, लश्कर तैयबा देख लें, मतलब पाकिस्तानियों को शायद आप कन्विंस कर सकते हैं, लेकिन इंटरनेशनल कम्युनिटी जो साउथ एशिया को वॉच करते हैं लोग, अमेरिका में, यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में, वो आपको यही बताएंगे कि जी स्टेट हैज बीन यूजिंग दीज एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स। और आपको पता है एक मुजाहिरा था हमारा इधर फैजाबाद पे, तो हमारे एक मिलिट्री ऑफिसर पहुंच गए थे वहां पैसे बांट रहे हैं एक्सट्रीमिस्ट लोगों के दरमियान। तो ये भी तो हमारा एक ट्रैक रिकॉर्ड है ना सर। दूसरा मैं आपकी तवज्जो मबजूल कराना चाहता हूं, एम्बेसडर अब्दुल सत्तार जो थे, वो फॉरेन सेक्रेटरी भी रहे, फॉरेन मिनिस्टर भी रहे, तो उनके बारे में जे.एन. डिक्सट ने लिखा है अपनी किताब में कि 92 में वो अपना दूसरा स्टेंट कंप्लीट करके पाकिस्तान वापस जा रहे थे, तो उन्होंने मुझसे मुलाकात की, फेयरवेल मीटिंग की, तो मुझसे कहने लगे कि हम एक दूसरे को 20 साल से जानते हैं, लेकिन मैं ये समझता हूं कि आई डोंट थिंक इंडिया एंड पाकिस्तान कैन बी फ्रेंड्स परहैप्स फॉर अनदर 2 generations। तो ये क्या वजह थी? अब्दुल सत्तार साहब कैसे इस नतीजे पे पहुंचे कि जी हम दोस्त हो नहीं सकते? और दूसरा सर फर्क जो है, आप भी कायदे आजम यूनिवर्सिटी में पढ़ते रहे हैं, कि सर JNU में देखिए, देयर इज हार्डली एनी एम्बेसडर हु हैज नॉट विजिटेड एंड स्पोकन देयर। कायदे आजम यूनिवर्सिटी में इंडियन एम्बेसडर नहीं जा सकता। पाकिस्तानी एम्बेसी जो है दिल्ली में, वो वहां पे सेमिनार करवा सकती है, डिस्कशंस करवा सकती है, लेक्चर्स करवा सकती है, लेकिन इंडियन हाई कमीशन या इंडियन एम्बेसी यहाँ पे जो है वो ये नहीं करवा सकती। आप 5 मिनट के लिए अंदर जाए ना अगर इंडियन हाई कमीशन में, तो 10 लोग आपके पीछे लगे होंगे, आपको हरास कर रहे होंगे, अच्छा जी कौन हो तुम, शनाख्ती कार्ड दिखाओ, ये दिखाओ, वो दिखाओ। और मैं सर एक दफा यही चीज चेक करने के लिए, 80s की बात है ये, आई वेंट टू पाकिस्तानी हाई कमीशन, कोई काम नहीं था मुझे, लेकिन मुझे किसी ने नहीं पूछा वापसी पे। उसके साथ ही यूगोस्लाव एम्बेसी थी, वहां चला गया, उनका बाहर ही वो रीडिंग रूम सा बना हुआ था, रिलैक्स डेज थे वो, तो वहां चला गया। इसी तरह से एक दफा मैं दिल्ली गया, तो अब्दुल वहीद हुसैनी थे एक जर्नलिस्ट, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट, उनसे मिलने चला गया, मुझे किसी ने नहीं पूछा। जब मैं वापस आया, यहाँ पे हिंदू का कॉरेस्पॉन्डेंट था, एक दफा उसने खाने पे बुलाया, और भी लोग थे, मैं भी था, लेकिन बाहर इंटेलिजेंस वाले खड़े हुए थे। तो सर ये जो चीजें हैं, हमारा फर्क है उनसे कुछ ना कुछ, इसको मानते हैं आप? चर साहब आप बड़ी मासूमाना सी बातें करते हैं। आप क्या समझते हैं कि मैं मासूम आदमी हूं ना सर? मैं देखें चौर साहब, देखें बात सीधी सी है चौर साहब, कि ये जो आपने बात की, पहला मैं उस पर आ जाऊँ थोड़ा सा, कि जी हम, आपने कहा जी कि मजहबी ग्रुप स्टेट को इस्तेमाल करते रहे। देखिए हकीकत क्या थी चौर साहब, हकीकत ये है कि अफगानिस्तान के जहाद के बाद हमने एक दफ़ा सोचा कि हम इन नॉन स्टेट एक्टर्स को इस्तेमाल कर सकते हैं कश्मीर के लिए। ये हकीकत है, मतलब ये इसको ना मैं अंडू कर सकता हूँ ना आप कर सकते हैं, हमारे तो इससे पहले ही सारा कुछ हो गया। बहुत रिजेंटमेंट थी, जो कुछ हम करते रहे 47-48 में हमने ट्राइबल्स भेज दिए, 65 में ऑपरेशन जिब्राल्टर और ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम हमने लॉन्च किया, 71 में फिर हमने इंडिया पे अटैक किया, जिसके जवाब में फिर इंडिया ने इन्वेजन की ईस्ट पाकिस्तान की, फिर हमने कारगिल किया। ये तो हम रियासती सतह पे करते रहे ना, और उसके बाद फिर जो गैर रियासती सतह पे हमने किया, यानी हमने वो आप देखें ना कि इन पैटर्नाइज किया ये जैश मोहम्मद को और लश्कर तैयबा को, और ये लोग जहाज़ों को हाईजैक, वो जो एयर इंडिया का जहाज़ कंधार गया हाईजैक होके, और उसके बाद फिर आप देखें कि पुलवामा में जो कुछ हुआ, और फिर उससे पहले वो बम्बई में जो कुछ हुआ उसको तो हमने खुद तस्लीम भी किया, नहीं हुआ है। पुलवामा में जो कुछ हुआ, और फिर उससे पहले वो बम्बई में जो कुछ हुआ उसको तो हमने खुद तस्लीम भी किया। दिसंबर 2001 में भारतीय पार्लियामेंट पर होने वाला हमला भी शामिल है। कभी हाफिज सईद की तो कभी मसूद अजहर के ग्रुप की, या किसी और ऐसा टेरर ग्रुप जो कि सारी दुनिया जिसको बैन कर चुकी है, सारी दुनिया जिसको टेरर ग्रुप कह चुकी है। मोहम्मद के नाम से एक नई जिहादी तंजीम की बुनियाद रखी। इस जमात का ऐलान कराची में उलमा के साथ मुशावरत और मुलाकातों के बाद किया। इस्लामाबाद में FIR दर्ज हैं उन लोगों के खिलाफ, ज़कीउर रहमान लखवी के खिलाफ। मौलाना मसूद अजहर का नाम उन शख्सियात की फहरिस्त में भी शामिल है जिनकी हवालगी का मुतालबा भारतीय हुकूमत करती रहती है। रियासती सतह पे इन जत्थों को और इन दहशतगर्द तंजीमों को हर तरह की सपोर्ट और पैट्रनेज पे रहे ना, और उसके बाद फिर जो गैर रियासती सतह पे हमने किया,
यानी हमने वो आप देखें ना कि इन पैटर्नाइज किया ये जैश मोहम्मद को और लश्कर तैयबा को, और ये लोग जहाज़ों को हाईजैक, वो जो एयर इंडिया का जहाज़ कंधार गया हाईजैक होके, और उसके बाद फिर आप देखें कि पुलवामा में जो कुछ हुआ, और फिर उससे पहले वो बम्बई में जो कुछ हुआ उसको तो हमने खुद तस्लीम भी किया कि हम यहाँ पे इस्लामाबाद में FIR दर्ज हैं उन लोगों के खिलाफ, ज़कीउर रहमान लखवी के खिलाफ कुछ भी नहीं हुआ, कुछ नहीं किया गया। उसकी वजह यह है कि बाकायदा तौर पे रियासती सतह पे इन जत्थों को और इन दहशतगर्द तंजीमों को हर तरह की सपोर्ट और पैटर्नेज हासिल रही। तो मेरा ख्याल है कि हमें एक बहुत रेडिकल चेंज लाने की ज़रूरत है अपनी पॉलिसीज़ में, पर्टिकुलरली जो इंडिया सेंट्रिक हैं, और दोबारा से यानी सोचने की ज़रूरत है कि यार हम क्या कर रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं, किन लोगों को हम पैटर्नाइज कर रहे हैं, और उसका नतीजा क्या निकलेगा। एक नतीजा तो उसका निकल चुका है, ये आप देखें ना, ये जो इस वक्त TTP है, TTP की जो पैदाइश हुई है ये इसी किस्म के ग्रोहों में से हुई, और इसी किस्म के ग्रोहों ने फिर आज हमारी रियासत के लिए बहुत बड़े मसाइल खड़े कर दिए हैं। तो मेरा ख्याल है कि हमें तो पूरी अपनी जो पॉलिसी है और जो सोचने का अंदाज है और चीज़ों को देखने का अंदाज है उसको तब्दील करने की ज़रूरत है इस वक्त। जी शकील। अच्छा चीमा साहब, आपने बात की कि FATF से हम निकले और सजाएं भी हुई। हाफिज सईद को सर किस जुर्म में सजा हुई? 31 साल भी हुई, फिर कहते हैं कि 12-13 साल की और सजा हुई, और वो किस जेल में सजा काट रहे हैं? क्या जुर्म क्या था उनका? पहले ये कहा जाता था कि जी अदालतें क्या करें, उनके खिलाफ तो एविडेंस ही नहीं मिलती, पहले वो रिहा हो जाते थे। लेकिन इसमें अब जो जब FATF का शिकंजा कसा गया तो फिर उनको सजा हो गई, और उसकी कोई डिटेल नहीं आई कि क्या किस जुर्म में सजा हुई, क्या टेरर फाइनेंसिंग कर रहे थे वो। चौर साहब, मुझे इतना पता है कि UN सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन 1373 एंड 1267 आई थिंक, इनके ऊपर उनको जो है वो सजाएं दी गई। वो पाकिस्तान के ऊपर बाइंडिंग था उसके ऊपर एक्ट करना, एंड आई डोंट हैव द डिटेल्स। और दूसरी जिस तरह जो आप बात कर रहे हैं कि किस जेल में, मुझे चौर साहब वो भी नहीं पता वो कौन सी जेल में। देखिए, ये जो मौलाना मसूद अजहर साहब हैं, ये या तो इन्होंने अपना सारा ज्यादातर वक्त जो है वो पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में गुजारा है जहाद के हवाले से, और या फिर इन्होंने अपारा इस्लामाबाद ISI के हेडक्वार्टर में बैठ के जहादियों को इंस्ट्रक्शंस देने के हवाले से गुजारा। इसके अलावा इस्लामाबाद में जो कोसार इस्लामाबाद के जो कमांडर हैं ISI के, उन्होंने इनको एक सेफ हाउस भी दे रखा था जिसकी प्रोटेक्शन जो है वो अंडर द इंस्ट्रक्शंस ऑफ जनरल बाजवा, हमारी इत्तला के मुताबिक कोसार इस्लामाबाद के ISI के कमांडर का। अब लास्ट टाइम ये हुआ कि वो पाए गए थे जो है वो कमांडर 909 काउंटर इंटेलिजेंस आजाद जम्मू कश्मीर जिसको कहते हैं, वहां पे, और उन्होंने उनको पहले रखा हेडक्वार्टर 88 ब्रिगेड में, और फिर बाद में उनको 102 ब्रिगेड ट्रांसफर किया गया 11 कोर के पेशावर में। इस वक्त वो कहाँ है, इसके बारे में हमारे पास जो मुतज़ाद इत्तलाएं आ रही हैं वो एक तो ये है कि वो कश्मीर में मुजफ्फराबाद में फर्स्ट AK